Welcome friends, welcome to Pravah classes. So we have changed our name from RS Teachings to Pravah classes. Okay. So let's get started. In this video, we will discuss about fundamental duties. Okay. Fundamental duties are very important for our exam point of view. And as a citizen of this country, we also need to know about our own duties. Okay. What we have to do. Okay. So let's get started. Fundamental duties are set of moral obligations. These are set of moral obligations. नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्य क्या है हमारे that every citizen is expected to uphold in order to promote the spirit of patriotism and ensure the integrity of nations. Okay, so moral obligation जो कि हर नागरिक को निभानी है ताकि जो देशभक्ति की स्पिरिट है वो प्रमोट हो, साथ ही जो देश की अखंडता इंटीग्रिटी है वो भी इंश्योर हो। ये ड्यूटीज इंश्राइंड है पार्ट 4A में। पार्ट 4 है हमारा डीपीएसपी और पार्ट 4A है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो आर्टिकल नंबर 51A में इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। किसकी रिकमेंडेशन पे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जो कि ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चेंजेस लाए थे। ओके, सो इसमें से इस पेज से आपको क्या रिमेंबर करना है कि पार्ट 4A और 51A आर्टिकल है, पार्ट 4A है और स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, साथ ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ओके, so let's study about the emergence of fundamental duties. As we all know, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में फॉर्म की गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अभी मैं बताता हूँ। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज प्रपोज्ड बाय कमिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। ओके, इमरजेंसी जब देश में लगा था 1975 में, तब इस कमेटी को बनाया गया था, सजेस्टिंग कि दैट सिटीजंस शुड आल्सो बी मेड अवेयर ऑफ देयर ऑब्लिगेशन। ओके, नागरिकों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए। साथ ही जैसा कि उनको राइट प्राप्त है, साथ ही उनकी क्या कर्तव्य है या क्या उनका ऑब्लिगेशन है, उसके प्रति उनको अवेयर किया जाए। इस अ, मकसद से स्वर्ण सिंह कमेटी को फॉर्म किया गया। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा अ, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसका इंस्पिरेशन हमको सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और सोवियत यूनियन अब तो ये रशिया हो गया है। ओके, the concept of fundamental duties in India was inspired by similar provisions in the Constitution of Soviet Union. Okay, so स्वर्ण सिंह कमेटी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया। ओके, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में मैंने कहा था कि लास्ट स्लाइड में, कि एक फैक्ट बताऊंगा, वो ये है कि स्वर्ण सिंह कमेटी को इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म किया था। ओके, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह कमेटी को फॉर्म किया था। क्वेश्चन में आया कि कभी कि स्वर्ण सिंह कमेटी इज फॉर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज फॉर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो उसमें ऑप्शन स्वर्ण सिंह कमेटी फर्स्ट रहे और आप उसको टिक कर दें तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान देना कि स्वर्ण सिंह कमेटी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक कमेटी बनाई थी 1999 में, जिसका नाम है वर्मा कमेटी। ओके, वर्मा कमेटी को बोला गया कि आप जो लीगल प्रोविजन है उनको आइडेंटिफाई करिए ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाए फंडामेंटल ड्यूटीज को। श्योर। ओके, नाउ विल सी कि कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस थे स्वर्ण सिंह कमेटी के जिसको गवर्नमेंट ने नहीं माना। उसमें से पहला ये था कि जो पार्लियामेंट में इम्पोज पनिशमेंट और पेनाल्टी, किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो करोगे तो पार्लियामेंट कैन पनिश यू, ये चीज को ड्रॉप कर दिया गया। साथ ही इसमें बोला गया कि ऐसे किसी भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट्स की पावर को कर्टेल करने की कोशिश की गई, तो इसको भी नहीं अडॉप्ट किया गया। साथ ही टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया था, जिसको मतलब बना दिया गया यानी रिकमेंड की थी कमेटी ने, जिसको गवर्नमेंट ने उस समय ड्रॉप किया था। हाँ, नहीं, टैक्स पेमेंट एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये तीन चीज याद रखनी है। क्या क्या? पार्लियामेंट में इम्पोज पनिशमेंट और पेनाल्टी ड्रॉप्ड है, जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल, ये भी ड्रॉप्ड है, और ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये भी ड्रॉप्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है हमारी। ओके, सो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, पर ओरिजिनली 10 ही थे। एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई थी। ओके, उसको भी हम आगे देखेंगे। सो आर्टिकल 51A में है, ये हमें पता है। पहला फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ओके, क्या क्या? पहला है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके आइडियल्स का,
उनकी इंस्टीट्यूशंस का और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना पहला। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, हमारी नेशनल स्ट्रगल जो थी उनको, या जो ऐसे लोग उनमें शामिल थे या जो आइडियाज वहां से निकली उनको इंस्पायर करना, साथ ही चेरिश करना। ठीक है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, so this is your fundamental duty to uphold the unity and integrity as well as sovereignty of India, to defend the country and render national service when called upon to do so. So अगर आपको कभी देश ने बुलाया तो आपको नेशनल सर्विस करने के लिए जाना होगा, ये भी आपकी एक ड्यूटी है। ओके, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional और sectional diversities। ठीक है, और साथ ही ऐसे प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए, उसको हमको रिनाउंस करना है। ठीक है, सो यहाँ 5 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। नेक्स्ट देख। ओके, सो सिक्स्थ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, हमारे जो कंट्री की कल्चर है उसको वैल्यू करना और प्रिजर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ओके, सो ये एक है, और एक हमारा 48A है जो कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सो इन दोनों के लैंग्वेज में डिफरेंस पूछा था एक बार यूपीएससी, तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 51A जी और 48A, इन दोनों को क्या डिफरेंस है ये अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, साथ ही टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ओके, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज्म मानवता, साथ ही स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट भी डेवलप करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम कहीं पे वायलेंस ना करें, साथ ही किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, एंड टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। ओके, ये कि हमको हर जीवन के हर स्फीयर में एक्सीलेंस के लिए कोशिश करनी है, इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी, ताकि अल्टीमेटली हमारे नेशन को फायदा हो, नेशन का राइज हो। ठीक है, यहाँ तक ओरिजिनली 10 थे, फिर 11th ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में, जो कहता है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ओके, तो ये भी ध्यान देना है कि अपने बच्चों को 6 to 14 ईयर्स तक उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, उनको पढ़ाना लिखाना है। सो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। नाउ सी यूटिलिटी, इनकी ज़रूरत क्या है हमें। ये पहली बात तो ये कि प्रमोट करते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनल प्राइड और ड्यूटी इंकरेज करता है सिटीजन को कि ताकि वो एक्ट करें नेशनल इंटरेस्ट में सिर्फ। ठीक है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे रिमाइंड सिटीजन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करती है हर नागरिक की, ताकि हमारे देश में शांति हो, सिक्योरिटी अच्छी रहे, सब कोई सिक्योर फील करे और सबका सोशल वेलफेयर हो। ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करती है। कैसे? सिटीजन को कहती है आप अवेयर रहिए अपने ड्यूटीज के टुवर्ड्स, और जो हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उनको भी ये स्ट्रांग बनाती है। ये इन्हेंस करती है क्या, पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म को ये इन्हेंस करती है कैसे, इंकरेज करती है हमारे नागरिकों को कि आप नेशनल जो फ्लैग है, एंथम है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो नेशन या इसके सिंबल को हो गया, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे या उनके आइडियाज थे, उनके आइडियल्स थी, उनको फॉलो करना। तो ये इन्हेंस करती है देशभक्ति हमारे नागरिकों में। साथ ही ये हमारे कर्तव्यों और हमारे अधिकारों के बीच समन्वय यानी बैलेंस करते है राइट और ड्यूटीज का। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, ठीक उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको दिया गया है, ताकि इंडिविजुअल डज नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और कंट्री। ठीक है, ताकि हम अपने सोसाइटी या कंट्री को किसी तरीके से हार्म ना कर सके या पहुंचा सके। ठीक है, नाउ इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सो एक देखिए, ज़रूरत तो इस तरीके से थी कि एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, वही राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का एक बैलेंस स्टैब्लिश हो सके, इनकरेज करें लोगों को ताकि वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नेशनल इंटीग्रिटी, ये प्रमोट करता है यूनिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनल प्राइड, जो कि क्रूशियल है क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। सो
फंडामेंटल ड्यूटीज एक टाइप की यूनिटी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती हैं, ठीक है। फिर ये सोशल और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन पे भी फोकस करता है, ठीक है। जैसे कि हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, सोशल हार्मनी में रहना है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, तो आज के हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, ये तभी उसमें बोली गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड की गई थी। और फिर लीगल और मोरल फ्रेमवर्क एक टाइप का है, ऑल्दो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, दैट इज नो पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, द ड्यूटी सर्व एज अ मॉरल एंड एथिकल गाइडलाइन फॉर सिटीजन्स बिहेवियर एंड टू कंट्रीब्यूट टू अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि लीगल तो नहीं, मोरल फ्रेमवर्क के तौर पे वर्क करता है। दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हो तो आपको इसके लिए कोई पेनल्टी या सजा मिलेगी, ओके। पर एक ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि ये सब चीजें हम फॉलो करें, ताकि क्योंकि हमको ढेर सारे अधिकार संविधान देता है, ठीक उसी तरह संविधान हमसे कोशिश करता है कि हम एज ए नागरिक इस देश के अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, ठीक है। Okay, now let's see some important cases related to fundamental duties. The first one is Minerva Mills case, 1980 का बहुत फेमस केस, ओके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यू किया कि जब जब हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तब तब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करेंगे, सो दैट ये दोनों जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक कंट्री की प्रोग्रेस इंश्योर नहीं होगी, ठीक है। नेशन का प्रोग्रेस इंश्योर होगा जब फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स साथ में आए। इससे होगा क्या कि सिटीजन अपनी ड्यूटी को समझेगा और स्टेट सिटीजन के राइट को समझेगी। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी अपहोल्ड होगा और कंट्री का एक्चुअल प्रोग्रेस होगा, ओके। नाउ सेकंड केस आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया फंडामेंटल ड्यूटी जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से साइट करता है इस फंडामेंटल ड्यूटीज को कि ये इंपॉर्टेंट है कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए। तो ये आरके गर्ग केस 2011 का है। फिर थर्ड केस है अरुणा शानबाग। ये केस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज से, बट सुप्रीम कोर्ट इसमें साइट करता है कि हर सिटीजन को रिस्पेक्ट और केयर दिखानी होगी ह्यूमन लाइफ के टुवर्ड्स, ओके। क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि किसी भी सिटीजन का रिस्पेक्ट और ह्यूमन लाइफ के लिए भी केयर, और आर्टिकल 21 के अंदर ये फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू लाइफ केयर। सो इस चीज के लेके अरुणा शानबाग केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। फिर फोर्थ केस है हमारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल दो दे इन्फ्लुएंस सिटीजन्स एक्शन एंड पब्लिक पॉलिसी, ओके। कहता है कि दो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, फिर भी हमारे नागरिकों के कार्यों को या पब्लिक पॉलिसी को ये इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली जब बात आती हो खासकर इन्वायरमेंट की और देश की अखंडता की। तो हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कंसिडर करेंगे, ओके। नाउ द लास्ट केस इज लाइक द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखदेव सिंह, 2017 का केस है। इन दिस केस द कोर्ट रेफर्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन्स abiding by law and respecting the public property as the part of their duties, okay। सो देख रहे हैं हर केस में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन। पहले केस में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात की गई। आरके गर्ग केस में यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई। अरुणा शानबाग केस में फंडामेंटल ड्यूटीज में सिटीजन को रिस्पेक्ट और केयर ह्यूमन लाइफ के लिए बोला गया। और फोर्थ कॉमन कॉज 2018 का जो केस था उसमें इन्वायरमेंट और नेशन की इंटीग्रिटी रिलेटेड चीज थी, ओके। और फिर जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखदेव सिंह का केस था उसमें कोर्ट ने बोला कि हर नागरिक को लॉ और पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना होगा और सेव करना होगा, ठीक है। सो ये 5 केसेस रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी पीवाईक्यूज हैं, जो यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे गए। सो फर्स्ट वन क्या कहता है ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया सर्व एज मोरल कॉम्पस फॉर सिटीजन्स कॉम्प्लीमेंटिंग देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिल्डिंग जस्ट इक्विटेबल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ओके। सो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली एक मोरल ऑब्लिगेशन है, नागरिकों के ऊपर एक नैतिक कर्तव्य के तौर पे आती हैं, सो दैट हम एज अ सिटीजन अपने राइट को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके अवेयर रहें और एक जस्ट, इक्विटेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का निर्माण करें, ओके। फिर ऑल्दो दीज ड्यूटीज आर नॉट लीगली इम्पोसिबल, ये जैसा हमें पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोसिबल नहीं है लीगली, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमारे सिटीजनरी को यूनाइटेड और रिस्पॉन्सिबली होल्ड करता है, शेप करता है, ठीक है। फिर their emergence in corporation of constitution highlight the vision of fostering national integrity, social justice and environmental responsibility among the citizens of India. This is very important कि इनका emergence भी और साथ ही इनका incorporation constitution में highlight क्या करता है? highlight करता है कि देश की अखंडता
सामाजिक न्याय दैट इज सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी है, ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटी। सो होप करता हूँ मैं कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज याद करना अपने में थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तरफ पेज के आप आर्टिकल्स के नंबर लिखें या ABCDEFGH ऐसे करके लिखें। ओके, फिर उनकी तरफ शॉर्ट उसमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज लिखें और 2 बार 3 बार अगर आपको मिले टाइम तो उसको रिवाइज कर ले 2-3 दिन तक, फिर वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2017 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था सिविल सर्विसेज के। सो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन ऑफ एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ओके, तो कह रहा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होती। सो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर ये कह रहा है कि दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। नहीं, कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर है नीदर वन नॉट टू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये भी यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। अच्छा, ये देखते हैं कि कमिटी के रिकमेंडेशन से कौन सा स्टेटमेंट सही है। So the parliament may provide for the imposition of punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हूबहू मैंने पढ़ाया कि हाँ, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द imposition of punishment और penalty। ठीक है, now no law punishment shall be called into question in any court on the ground of infringement of any of the fundamental rights। ओके, सो ये भी मैंने पीछे पढ़ा है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से छीन ली गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। ये भी स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। फिर थर्ड है कि ड्यूटीज टू पे टैक्सेस इज नॉट कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ओके, सो ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज नॉट कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे? क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। सो ये स्टेटमेंट पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से पढ़ना है हमें कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। तो कमिटी ने तो रिकमेंड किया था कि नहीं, ड्यूटी टू पे टैक्सेस एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज नॉट कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो इन रियलिटी तो सही है, लेकिन ये रिकमेंडेशन थी ऐसी तो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 2 only। Okay, now in which year were fundamental duties were added? ये simple question है। कब हुआ था? तो 42nd Amendment Act 1976। Which of the following is are the fundamental duties of citizen laid down in the Indian Constitution? So to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the weaker section from social injustice, to develop scientific temper and spirit of inquiry, to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity। So पढ़ के आ रहा है कि आपसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना इनजस्टिस से, ये हमारा डीपीएसपी नहीं है कि नहीं? सो ये ऑप्शन 2 जो है वो डीपीएसपी है। बाकी करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। 1, 3 एंड 4 आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ओके, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, ये हमारा डीपीएसपी है। ओके, now 10th question, sorry, next question is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity is provision made in। very simple, अभी पिछले ही कुछ स्लाइड्स में मैंने बताया कि प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड करना सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया क्या है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, ये 2015 में पूछा था और ये ऊपर वाला 2012 में पूछा था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर टू जज द पीपल हु स्पीक अगेंस्ट लॉ, प्रेजेंट द पीपल हु फेल टू पे टैक्सेस और डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और नॉट टू पे टैक्सेस। तो इसका सही आंसर है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी सब एब्सर्ड बातें हैं। ठीक है, नाउ द एडिशन ऑफ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज हेल्ड इन ईयर। सो सिंपल, 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, जिसके अंदर बोला गया 11th ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, जो था 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन देना। ओके, ये लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी था। नाउ नेक्स्ट, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटीज ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉर्म ऑफ। ओके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने
ध्यान से क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ स्टेट, ये ड्यूटीज पढ़ के तुरंत फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए दिया था कि ड्यूटीज ऑफ द स्टेट की बात की गई है, स्टेट की। तो स्टेट की ड्यूटीज क्या है, वो कहाँ लिखी हुई है, वो है डीपीएसपी में लिखी हुई है। ओके, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो स्टेट की ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड विच अमेंडमेंट एक्ट टू स्ट्रेस द citizens that they have certain duties to perform? So this is very simple. This is 42nd amendment, 1976 में आया था। सो होप करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने की। और कमेंट करके अपना अगला वीडियो बताइए आपको किस पे चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।